दोस्तों, डिकोड एग्जाम की तरफ से निकाले गए समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम 8 करने वाले हैं और ये प्रैक्टिस सेट सामान्य अध्ययन के 140 प्रश्नों से संबंधित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, प्रोजेक्ट सशक्त का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो प्रोजेक्ट सशक्त का संबंध है गैर निष्पादित परिसंपत्तियों से। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनिए। तो त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन केवल दूसरा कथन सही है, यानी कि ऑप्शन बी केवल दूसरा कथन असत्य है। इसके तहत आरबीआई कमजोर और संकटग्रस्त बैंकों को ऋण प्रदान करता है, यह कथन असत्य है। सत्य कथन केवल पहला है, यह व्यवस्था भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई। तो राइट आंसर है इसका केवल 2, यानी कि असत्य कथन पूछा गया है। असत्य कथन दूसरा है, पहला कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बेसल मानक के अनुसार बैंकों को केंद्रीय बैंक के समक्ष अपने जोखिम का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया गया? तो बेसल मानक 2 के अनुसार बैंकों को केंद्रीय बैंक के समक्ष अपने जोखिम का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया गया। ऑप्शन ई राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, पूंजी पर्याप्तता अनुपात की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो पूंजी पर्याप्तता अनुपात की शुरुआत निम्नलिखित में से ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका 1992 में की गई थी। अगला प्रश्न है, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाण पत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाण पत्र ये प्रदान किया जाता है आरबीआई के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति ने सिफारिश की थी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार को अपनी हिस्सेदारी 150% से कम कर देनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है पीजे नायक समिति ने सिफारिश की थी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार को अपनी हिस्सेदारी 50% से कम कर देनी चाहिए। अगला प्रश्न है, मुद्रा अपस्फीति या मुद्रा संकुचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। तो सत्य कथन केवल पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन असत्य है। तो सत्य कथन है, इसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें अपने सामान्य स्तर से घटने लगती हैं। और दूसरा कथन है, इसके कारण रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। तो ये सत्य कथन नहीं है। राइट आंसर है केवल पहला कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, जब मुद्रास्फीति 3 से 10% के बीच हो तो उसे कौन सी मुद्रास्फीति कहा जाता है? तो जब मुद्रास्फीति 3 से 10% के बीच हो तो उसे चलती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा विशेष आहरण अधिकार को किस वर्ष पेश किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा विशेष आहरण अधिकार को 1969 में पेश किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, विदेश व्यापार महानिदेशालय का गठन किस वर्ष किया गया था? तो विदेश व्यापार महानिदेशालय का गठन, इसका राइट आंसर होगा डी 1991 में किया गया था। राइट आंसर है डी 1991। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण नहीं है? तो भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण नहीं है लिखित संविधान। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह उपबंध करता है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी? तो अनुच्छेद 9 के अंतर्गत ये कहा गया है कि अनुच्छेद 9 यह उपबंध करता है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की
भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और अनुच्छेद 5 से 11 तक भारतीय नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। अगला प्रश्न है, संसद से संबंधित स्थगन, सत्रावसान और विघटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से कथन असत्य हैं? तो संसद से संबंधित स्थगन, सत्रावसान और विघटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से पहला और दूसरा कथन सत्य है, यानी कि पहला और दूसरा कथन सत्य है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। पहला कथन है, संसद के सत्र स्थगन पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। और दूसरा कथन है, संसद का सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और तीसरा कथन, लोकसभा का विघटन अनुच्छेद 86 के तहत किया जाता है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। लोकसभा का विघटन अनुच्छेद 85 के तहत किया जाता है। राइट आंसर है इसका पहला और दूसरा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में लाए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है सी, पहला और तीसरा कथन सही है। यानी कि स्थगन प्रस्ताव और विशेषाधिकार ये संसद के दोनों सदनों में लाए जा सकते हैं। और विश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव ये लोकसभा में लाए जाते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका सी, केवल पहला और तीसरा कथन सही है। अगला प्रश्न है, साधारण विधेयक जब एक सदन से पारित होकर दूसरे सदन में जाता है तो दूसरे सदन के पास निम्नलिखित में से क्या अधिकार नहीं होता है? तो राइट आंसर है इसका बी, विधेयक को कुछ संशोधन के साथ पारित करके राष्ट्रपति को भेज दें, ये अधिकार नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो साधारण विधेयक जब एक सदन से पारित होकर दूसरे सदन में जाता है तो दूसरे सदन के पास ये विधेयक को कुछ संशोधन के साथ पारित करके राष्ट्रपति को भेज दे, ऐसा अधिकार नहीं होता है। उसके पास अधिकार होते हैं विधेयक को बिना संशोधन के पारित करके राष्ट्रपति को भेज दें, और विधेयक को अस्वीकार कर दें, और विधेयक पर कोई भी कार्रवाई ना करें। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी परिषद का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो उत्तर पूर्वी परिषद का गठन ये 1971 में किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण को उनकी स्थापना के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जल विवाद न्यायाधिकरण को उनकी स्थापना के आधार पर आरोही क्रम ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। यानी कि पहले आएगा नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण, और फिर उसके बाद में आएगा रावी तथा व्यास जल विवाद न्यायाधिकरण, और फिर उसके बाद में आएगा कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण, और फिर उसके बाद में आएगा वसुंधरा जल विवाद न्यायाधिकरण। राइट आंसर है डी, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनिए। तो वित्तीय आपातकाल के संबंध में असत्य कथन है दोनों, पहला और दूसरा दोनों कथन असत्य हैं, क्योंकि इस आपातकाल की घोषणा 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है, और स्वीकृति मिलने के बाद इसे जारी रखने हेतु 1 माह में संसद की पुनः मंजूरी आवश्यक होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी, पहला और दूसरा दोनों कथन असत्य हैं। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करिए। सूची फर्स्ट में राज्य दिए हुए हैं और सूची सेकंड में विधानसभा सीटें। तो झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या है 81, और पंजाब में विधानसभा सीटों की संख्या है 117, और उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या है 90, और हरियाणा राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या है 70। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की राज्य विधायिका के किसी अथवा दोनों सदनों को संबोधित करने अथवा संदेश भेजने के अधिकार के बारे में उपबंध करता है? तो ये उपबंध करता है अनुच्छेद 175 के अंतर्गत। आप राइट आंसर होगा अनुच्छेद 175। अनुच्छेद 175 राज्यपाल की राज्य विधायिका की किसी अथवा दोनों सदनों को संबोधित करने अथवा संदेश देने के अधिकार के बारे में उपबंध करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से युग्म सुमेलित हैं? तो राइट आंसर होगा इसका बी, दूसरा और तीसरा कथन सुमेलित है, यानी कि अनुच्छेद 47 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, और अनुच्छेद इसका दूसरा और तीसरा कथन सही है, यानी कि दूसरा होगा अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण, और अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की राज्यसभा। तो राइट आंसर है इसका बी, दूसरा और तीसरा कथन सही है। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। तो भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में सत्य कथन केवल दूसरा कथन सत्य है। राइट आंसर होगा बी, वह निजी प्रैक्टिस कर सकता है और उसका पारिश्रमिक संसद द्वारा निर्धारित नहीं होता है, ये राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होता है। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। कथन ए है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है और कारण आर है, आयोग के पास मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच हेतु एक स्वयं का जांच दल है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, ए तथा आर दोनों सही हैं, लेकिन आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, ये कथन सही है, और आयोग के पास मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच हेतु एक स्वयं का जांच दल है। ए और आर दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग निकाय कार्मिक मंत्रालय के अधीन कार्य नहीं करता है? तो कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत कार्य नहीं करता है क्षेत्रीय परिषदें। क्षेत्रीय परिषदें गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती हैं। तो राइट आंसर होगा ए, क्षेत्रीय परिषदें। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक उद्यम समिति में वर्तमान में कितने सदस्य होते हैं? तो सार्वजनिक उद्यम समिति में वर्तमान में 22 सदस्य होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 22। अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, इसका राइट आंसर होगा सी, बटेश्वर। बटेश्वर शहर ये आगरा में स्थित है और ये यमुना नदी के किनारे स्थित है बटेश्वर। और शेरपुर का संबंध बलिया जिला से है और अनूपपुर का संबंध बुलंदशहर से है और डलमऊ शहर का संबंध रायबरेली से है। तो यहाँ पे राइट आंसर है बटेश्वर, ये आगरा से संबंधित है और आगरा में यमुना नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक वर्षीय फसल चक्र नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ज्वार प्लस अरहर माइनस गेहूँ। ये फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक वर्षीय फसल चक्र नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। तो सत्य कथन इसमें से ना तो पहला कथन सत्य है और ना ही दूसरा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य इसका संबंध लखीमपुर खीरी से है और इसकी स्थापना 1975 में ना होकर के 1972 में हुई थी
और कतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य ये बहराइच में स्थित है और इसकी स्थापना 1972 में ना होकर के 1975 में हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, ना तो पहला और ना ही दूसरा कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य एशिया फ्लाईवे परियोजना का हिस्सा है? तो एशिया फ्लाईवे परियोजना का हिस्सा है हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ये ललितपुर में है। और चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य ये एमपी और यूपी और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। और रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये चित्रकूट उत्तर प्रदेश में स्थित है। और हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये मुजफ्फरपुर और बिजनौर की सीमा पर स्थित है। राइट आंसर है बी, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये एशिया फ्लाईवे परियोजना का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नृत्य को मयूर नृत्य भी कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा इसका, राइट आंसर है इसका सी, राई नृत्य। उत्तर प्रदेश के राई नृत्य को मयूर नृत्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। पहला कथन है, किराना और आगरा घराने का संबंध ख्याल गायकी से है। और दूसरा कथन है, बनारस और लखनऊ घराने का संबंध ठुमरी गायकी से है। तो सत्य कथन दोनों कथन सही हैं, पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं। किराना घराना और आगरा घराने का संबंध ख्याल गायकी से है और बनारस और लखनऊ घराने का संबंध ठुमरी गायकी से है। दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करिए। एक तरफ लोक नृत्य दी हुई हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र दिए हुए हैं। तो लोक नृत्य दादरा का संबंध पूर्वांचल से है और ढेढिया का संबंध ये अवध से है और बरेली का संबंध बुंदेलखंड से है और झूला का संबंध ब्रज क्षेत्र से है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा बी, पहला, यानी कि ए का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का चौथा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना सबसे अंत में हुई थी? तो राइट आंसर है यहाँ पे उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। इसकी स्थापना सबसे अंत में हुई थी। अगला प्रश्न है, महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये लखनऊ जिले में स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। एक तरफ सूची है और दूसरी तरफ उनसे मिलान करना है। तो सूची फर्स्ट में पर्यटन स्थल है और सूची सेकंड में उनसे संबंधित जनपद यानी कि जिले दिए हुए हैं। तो पर्यटन स्थल ब्राह्मण घाट इसका संबंध है मथुरा से और साक्षी गणेश मंदिर इसका संबंध है वाराणसी से और झारखंडेश्वर महादेव मंदिर इसका संबंध है गाजियाबाद से और शाहपीर मकबरा इसका संबंध है मेरठ से। तो राइट आंसर होगा इसका डी, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। अगला प्रश्न है, किसी परितंत्र में एक दूसरे को खाने वाले जीवों का अनुक्रम एक खाद्य श्रृंखला बनाता है और कारण आर है परितंत्र के भीतर परस्पर संबंधित अनेक खाद्य श्रृंखलाएं हो सकती हैं और इससे खाद्य जाल का निर्माण होता है। और पूछा क्या है, कौन सा कूट सही होगा? तो कूट इसका बी सही होगा। ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। किसी पारितंत्र में एक दूसरे को खाने वाले जीवों का अनुक्रम एक खाद्य श्रृंखला बनाता है, कथन सही है। और पारितंत्र के भीतर परस्पर संबंधित अनेक खाद्य श्रृंखलाएं हो सकती हैं और इससे खाद्य जाल का निर्माण होता है। तो कारण आर भी सही है, लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय चक्र का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। फास्फोरस चक्र एक गैसीय चक्र का प्रकार नहीं है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय अनुकूलन का प्रकार नहीं है? तो प्राकृतिक अनुकूलन ये पर्यावरण अनुकूलन का प्रकार नहीं है। बाकी व्यवहारात्मक अनुकूलन और शारीरिक अनुकूलन और संरचनात्मक अनुकूलन ये सभी पर्यावरण अनुकूलन के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। तो सत्य कथन पहला सही है। फ्लाई ऐश से निर्मित ईंटें वजन में हल्की एवं सीमेंट की अपेक्षा अधिक मजबूत होती हैं। और दूसरा कथन गलत है। निलंबित कणकीय पदार्थ SPM का आकार ये 0.01 म्यूएम से 100 म्यूएम तक होता है। तो इसका दूसरा कथन गलत हो जाएगा। इसका 0.01 म्यू से 100 UM तक होता है। तो राइट आंसर होगा इसका केवल पहला कथन सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में वायु गुणवत्ता की कितनी श्रेणियां बनाई गई हैं? तो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में वायु गुणवत्ता की 6 श्रेणियां बनाई गई हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फल उपोष्णकटिबंधीय फल है? तो अनार एक उपोष्णकटिबंधीय फल है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, गासिपियम और गाहरबेरियम निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है? तो ये कपास से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कपास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? तो एक तरफ संस्थान दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित मुख्यालय दिए हुए हैं। तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड इसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है और केंद्रीय बागवानी संस्थान इसका संबंध है मेजी फेमा से। तो यहाँ पे कोई भी कथन सुमेलित नहीं है, यानी कि ना तो पहला और ना ही दूसरा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अंबरी निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? तो अंबरी प्रजाति ये सेब की प्रजाति है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सेब। अगला प्रश्न है, बाटलिंग और कैनिंग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बाटलिंग और कैनिंग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये है फल परीक्षण से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, फल परिरक्षण से। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनकी शिशु जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर अधिक से कम की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों को उनकी शिशु जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर ऑप्शन सी में रखा गया है। ऑप्शन सी का क्रम सही है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है पहला, दूसरा और चौथा होना चाहिए यहाँ पे। तो पहले आएगा मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद में आएगा नागालैंड, और फिर उसके बाद में आएगा छत्तीसगढ़, और फिर उसके बाद में आएगा गुजरात। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा सी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि देश की जनसंख्या वृद्धि दर से कम है? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर देश की जनसंख्या वृद्धि दर से कम है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की ग्रामीण जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक थी? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका, उपयुक्त तीनों। यानी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उपयुक्त तीनों यानी कि सिक्किम, नागालैंड और गोवा,
इन राज्यों की ग्रामीण जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य के लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि हुई है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नगर 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की सूची में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, भोपाल। भोपाल शहर 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की सूची में शामिल नहीं है। बाकी अहमदाबाद, पुणे और सूरत ये शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप एवं स्तनधारी के बीच की संयोजी कड़ी है? तो सरीसृप एवं स्तनधारी के बीच की संयोजी कड़ी है। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका, कीटना। अगला प्रश्न है, जीवों के वर्गीकरण के बाद में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। तो जीवों के वर्गीकरण के बाद में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन है। पहला कथन गलत है। विक्टर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण में 4 जगत हैं। ये कथन गलत है, क्योंकि विक्टर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण में 5 जगत हैं और वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई जगत यानी कि किंगडम है। तो ये कथन सही है। राइट आंसर हो जाएगा इसका केवल दूसरा कथन सही है। वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई जगत है यानी कि किंगडम। अगला प्रश्न है, फलों का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? तो फलों का सबसे बाहरी भाग ऑप्शन सी में दिया हुआ है, एपीकॉर्क कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, एपीकॉर्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पौधों में अधिक शर्करा निर्माण को प्रोत्साहित करता है? तो बोरान पौधों में अधिक शर्करा निर्माण को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बोरान। अगला प्रश्न है, यकृत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। तो यकृत के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन केवल पहला कथन सही है। यह उदर गुहा के ऊपर स्थित होता है। ये कथन सही है। और यकृत से स्रावित पित्तरस की प्रकृति अम्लीय नहीं होती है, ये क्षारीय होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल पहला कथन सही है। अगला प्रश्न है, हृदय जिस झिल्लीदार थैली में बंद रहता है उसे क्या कहा जाता है? तो हृदय जिस झिल्लीदार थैली में बंद रहता है उसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, पेरिकार्डियम। अगला प्रश्न है, रक्तचाप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। तो रक्तचाप के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन है, केवल पहला कथन सत्य है। उच्च रक्तचाप में धमनियों के छिद्र की मोटाई कम हो जाती है। और दूसरा कथन गलत है। निम्न रक्तचाप में रक्त का दबाव कम हो जाता है। ये कथन गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को अचानक निकाल देने पर व्यक्ति सुस्त हो जाता है और उसकी आवाज़ धीमी हो जाती है और शरीर का तापक्रम कम हो जाता है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है ए, पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि को अचानक निकाल देने पर व्यक्ति सुस्त हो जाता है और उसकी आवाज़ धीमी हो जाती है और शरीर का तापमान कम हो जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। तो तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन है, केवल पहला कथन सत्य है। यांत्रिक तरंगे माध्यम की प्रत्यास्थता और माध्यम के जड़त्व पर निर्भर करती हैं और ये कथन सत्य है। दूसरा कथन गलत है। शृंग और गर्त का संबंध अनुदैर्घ्य तरंगों से नहीं अनुप्रस्थ तरंगों से होता है। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। राइट आंसर है ए, केवल पहला कथन सही है। अगला प्रश्न है, 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित माध्यमों में ध्वनि की चाल को
अधिक से कम की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित माध्यमों में ध्वनिकी की चाल को अधिक से अगर हम कम की ओर व्यवस्थित करें तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला। तो पहले आएगा तीसरा, जिसमें ध्वनि की चाल होती है 640 मीटर प्रति सेकंड। और फिर उसके बाद में आ जाएगा दूसरा, लोहा। इसमें होती है 5,950 मीटर प्रति सेकंड। निकेल में होती है 6,040 सेकंड। और हीलियम में होती है 965 मीटर प्रति सेकंड। और हाइड्रोजन में होती है 1284 मीटर प्रति सेकंड। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। पहले आएगा तीसरा यानी कि निकेल, फिर उसके बाद में आएगा दूसरा यानी कि लोहा, और फिर उसके बाद में आएगा चौथा हाइड्रोजन, और फिर उसके बाद में आएगा पहले आएगा चौथा हाइड्रोजन, फिर उसके बाद में आएगा पहला हीलियम। राइट आंसर है इसका सी। अगला प्रश्न है कथन ए। बरसात के मौसम में सीटियों की आवाज़ दूर तक सुनाई पड़ती है और कारण आ रहा है वायु में आर्द्रता बढ़ती है तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। तो राइट आंसर इसका ए तथा आर दोनों कथन सही हैं तथा आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। बारिश के मौसम में सीटियों की आवाज़ दूर तक सुनाई पड़ती है और वायु में आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है प्रकाश स्पेक्ट्रम में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है। तो प्रकाश स्पेक्ट्रम में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा डी। 450 से 995 तक ये नीले रंग की तरंगदैर्घ्य होती है। और ऑप्शन बी में दिया हुआ है 570 से 590, ये पीले रंग की होती है। और ऑप्शन ए में 405 की जगह पर अगर 495 दिया होता तो 495 से 570 तक ये हरे रंग की होती है। और ऑप्शन सी में दिया हुआ है 590 से 620 तक, तो ये नारंगी रंग की होती है। राइट आंसर है नीले रंग की तरंगदैर्घ्य 550 से 495 nm तक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। तो पहला कथन है ग्रेफाइट एवं हीरे की आणविक संरचना समान होती है, तो ये कथन गलत है। और दूसरा कथन है ग्रेफाइट कम अक्रियाशील होता है, तो ये कथन सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें केवल दूसरा कथन सही है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें अल्कोहल की मात्रा सबसे कम होती है। तो राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे डी, पोर्ट में अल्कोहल की मात्रा विकल्पों में दिए हुए ब्रांडों के अनुसार पोर्ट में सबसे कम होती है, क्योंकि पोर्ट में होती है 15 से 25%, और जिम में होती है 40 से 50%, और ब्रांडी में होती है 35 से 60%, और वोडका में होती है 35 से 50%। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पोर्ट, इसमें 15 से 25% होती है। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो हाइड्रोजन के संबंध में दूसरा और तीसरा कथन सत्य है, यानी कि हाइड्रोजन हवा से हल्की गैस है। और तीसरा है इसका उपयोग हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में किया जाता है, तो ये दोनों सत्य हैं। और तीसरा कथन यानी कि पहला कथन गलत है। हाइड्रोजन के 2 ज्ञात समस्थानिक नहीं होते हैं, इसके 3 ज्ञात समस्थानिक हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा और तीसरा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है ग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनिए। तो ग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन है, केवल पहला कथन सत्य है, यानी कि पहला असत्य है।
पहला असत्य है, दूसरा सत्य है। असत्य कथन पूछा गया है। सूर्य ग्रहण प्रत्येक अमावस्या को होता है और चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा को होता है। तो ऑप्शन इसका पहला असत्य है, यानी कि पहला वाला सत्य है और दूसरा वाला सत्य है। सूर्य ग्रहण प्रत्येक अमावस्या को होता है, ये गलत है। और चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा को होता है, ये कथन सही है। असत्य कथन पूछा गया है तो इसके हिसाब से पहला कथन सही होगा, केवल ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इसका नज़्का प्लेट। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका, नज़्का प्लेट। ये प्लेट दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करिए। तो सूची फर्स्ट में वलन के प्रकार दिए हुए हैं और सूची सेकंड में उसके उदाहरण दिए हुए हैं। तो यहाँ पे सममित वलन, इसका उदाहरण है जूरा पर्वत, जूरा पर्वत। और असममित वलन, इसका उदाहरण है द पेनाइन पर्वत। और एक द्विगुणित वलन, इसका प्रकार है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और परिवलन, इसका उदाहरण है मिल्केक हेवन। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का तीसरा। अगला प्रश्न है, राकीज और एंडीज पर्वत श्रेणियों का निर्माण निम्नलिखित में से किस संचालन के कारण हुआ है? तो राकीज और एंडीज पर्वत श्रेणियों का निर्माण ये महाद्वीपीय से महासागरीय संचालन से हुआ है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, महाद्वीपीय से महासागरीय संचालन से। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की निम्नलिखित असंबद्धताओं को बाहर से अंदर की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो पृथ्वी की निम्नलिखित असंबद्धताओं को बाहर से अगर हम अंदर की ओर व्यवस्थित करेंगे तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा। यानी कि दूसरा ये आएगा कोनार्ड असंबद्धता, और फिर आएगा मोहोविसिक असभ्यता, और फिर उसके बाद में आएगा रैपिटी असंबद्धता, और फिर उसके बाद में आएगा गुटेनबर्ग असंबद्धता। तो राइट आंसर है यहाँ पे बी। निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टानी संरचना का सबसे बड़ा पिंड होता है? तो बैथुलिथ ये आग्नेय चट्टानी संरचना का सबसे बड़ा पिंड होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनें। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन है ए और दो, दोनों कथन सही हैं। इस पेटी का विस्तार दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। और कथन दो है, यह पेटी व्यापारिक तथा पछुआ पवनों के माध्यम, यह पेटी व्यापारिक तथा पछुआ हवाओं के मध्य विभाजन का कार्य करती है। दूसरा, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, हकाका बोराजी निम्नलिखित में से किस एशियाई देश का सर्वोच्च शिखर है? तो हकाका बोराजी ये म्यांमार का सर्वोच्च शिखर है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, म्यांमार। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पूर्वी बिंदु है रास हफून, रास हफून। राइट आंसर है डी, रास हफून। और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे उत्तरी बिंदु है रास बेन शक्का। और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु है केप लुहासा। और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पश्चिमी बिंदु है एल्मादी पॉइंट। यहाँ पे राइट आंसर है डी, रास हफून ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पूर्वी बिंदु है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है पराना नदी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पराना नदी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में आने वाले स्थानीय तूफान को बारडो इचिला कहा जाता है? बारडो इचिला कहा जाता है, तो ये कहा जाता है असम में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, असम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र से दाहिनी ओर से मिलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी से दाहिनी ओर से मिलने वाली नदी है संकोशा नदी। ऑप्शन सी राइट आंसर है, संकोश। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। तो सिंधु नदी के संदर्भ में ये दोनों कथन गलत हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी भारत में लंबाई 1517 किलोमीटर की जगह 1114 किलोमीटर है, 1114 किलोमीटर है। और कुर्रम और गोयल नदी इसमें बाएं तट से मिलती हैं, तो ये कुर्रम और गोयल नदी इसमें दाहिने तट से मिलती हैं, बाएं तट से नहीं मिलती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, ना तो पहला और ना ही दूसरा कथन सही है। अगला प्रश्न है, कथन ए जेट स्ट्रीम सिद्धांत भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित है। कारण आर है, इस सिद्धांत के अनुसार उष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के द्वारा भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कथन ए सही है और आर गलत है। तो कथन ए है, जेट स्ट्रीम सिद्धांत भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित है, ये कथन सही है। बाकी कथन आर ये कथन गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है, भारत में लैटराइट मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? तो भारत में लैटराइट मृदा का प्रकार ये विस्तार या हिमालयी क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, हिमालयी क्षेत्र। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करिए। तो सूची फर्स्ट में राज्य दी हुई है और सूची सेकंड में मैंग्रोव स्थल दिए हुए हैं। तो राज्य यानी कि उड़ीसा, इसका संबंध है धर्मा से, धर्मा मैंग्रोव स्थल से। और तमिलनाडु इसका संबंध है रामनाथ से। और कर्नाटक इसका संबंध है कुडापुर से। और महाराष्ट्र इसका संबंध है श्रीवर्धन से। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर है ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। अगला प्रश्न है, गिसनी तांबा उत्पादक क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो गिसनी तांबा उत्पादक क्षेत्र ये सिक्किम राज्य में पड़ता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, सिक्किम राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत नहीं है? तो बालगिर इसका संबंध उड़ीसा से है। और कर्नाटक में खनिज क्षेत्र बालगांव में पड़ता है, जिसे हम बेलगांव भी कहते हैं। तो एक तरफ खनिज क्षेत्र दिए हुए हैं और दूसरी तरफ राज्य दिए हुए हैं। तो अमरेली खनिज क्षेत्र का संबंध गुजरात राज्य से है। और लोहरदगा इसका संबंध झारखंड राज्य से है। और बालंगीर इसका संबंध उड़ीसा से है और कर्नाटक से नहीं है, तो ये सुमेलन नहीं है, ये युग्म संगत नहीं है। और सरगुजा का संबंध छत्तीसगढ़ से है। तो ए, बी और डी ये सुमेलित हैं और सी नहीं सुमेलित है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, कोयले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। तो कोयले के संदर्भ में सत्य कथन है, केवल पहला कथन सही है, गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का होता है। और दूसरा कथन गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पहला, केवल पहला कथन सही है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करिए। तो एक तरफ सीमेंट उत्पादक स्थान है और दूसरी तरफ उससे संबंधित राज्य दिए हुए हैं। तो खालेरी इसका संबंध है राजस्थान से। और बानमूर सीमेंट उत्पादक स्थान इसका संबंध है मध्य प्रदेश से। और जामुल
सीमेंट उत्पादक स्थान, इसका संबंध है छत्तीसगढ़ से। और रानावाब, इसका संबंध है गुजरात से। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का पहला। अगला प्रश्न है, ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनिए। तो ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के संदर्भ में असत्य कथन है केवल, यानी कि दूसरा कथन असत्य है और पहला कथन सत्य है। और असत्य कथन पूछा गया है तो केवल दूसरा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सत्य कथन है, बनारस संस्कृति से कपड़े पर छपाई के ठप्पे प्राप्त हुए हैं, ये कथन सही है। और मालवा संस्कृति से कच्ची ईंटों के बने गोलाकार मकान पाए गए हैं, ये कथन गलत है। असत्य कथन पूछा गया है तो इसमें राइट आंसर बी हो जाएगा, केवल दूसरा कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों का उत्पत्ति स्थल दक्षिणी रूस बताया है। तो प्रोफेसर गॉर्डन चाइल्ड, इन्होंने आर्यों का उत्पत्ति स्थल दक्षिणी रूस बताया है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनिए। तो ऋग्वेद काल की सामाजिक स्थिति के संदर्भ में असत्य कथन है, राइट आंसर है इसका केवल दूसरा कथन असत्य है, पहला कथन सत्य है। तो शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता था, ये कथन सत्य है। और अविवाहित व्यक्ति को यज्ञ करने का अधिकार था, तो ये कथन असत्य है क्योंकि अविवाहित व्यक्ति को यज्ञ करने का अधिकार नहीं था। असत्य कथन पूछा गया है, इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बी हो जाएगा, केवल दूसरा कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, 16 संस्कारों में जन्म के छठे से 7वें महीने के बीच किया जाने वाला संस्कार क्या कहलाता था। तो 16 संस्कारों में जन्म के छठे से 7वें महीने के बीच किया जाने वाला संस्कार कर्ण वेधन कहलाता था, ऑप्शन डी राइट आंसर है कर्ण वेधन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद को शिक्षावल्ली, ब्रह्मावली तथा भृगुवल्ली के नाम से तीनों रूपों में विभक्त किया गया है। तो ये विभक्त किया गया है, ऑप्शन डी राइट आंसर है तैत्तिरीय उपनिषद, ऑप्शन डी राइट आंसर है। तैत्तिरीय उपनिषद को शिक्षावल्ली, ब्रह्मावली तथा भृगुवल्ली के नाम से तीनों रूपों में विभक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। तो पहला कथन है, मक्खली गोशाल की शिक्षा का मूल आधार अक्रियावाद तथा नियतिवाद था। और दूसरा कथन है, पूरन कश्यप का कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। पूरन कश्यप का कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, केवल पहला कथन सही है। मक्खल गोशाल की शिक्षा का मूल आधार अक्रियावाद तथा नियतिवाद था और पूरन कश्यप का कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं था, तो इसलिए कथन दो गलत हो जाएगा, केवल पहला कथन सत्य है, सत्य कथन पूछा गया है। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में गुप्त रूप से होने वाले मतदान को क्या कहा जाता था। तो बौद्ध संघ में गुप्त रूप से होने वाले मतदान को ऑप्शन ए है गुल्हक कहा जाता था। और संघ में प्रत्यक्ष मतदान करने वाले को विवतक कहा जाता था। और अधिकरण का संबंध था प्रस्ताव पर होने वाले मतभेद से। और शलाका का संबंध था मतपत्र से, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए गुल्हक। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक को आवर्त का महाराजाधिराज कहा गया है। तो गुर्जर प्रतिहार के ऑप्शन डी में दिया हुआ है, महिपाल शासक को आवर्त का महाराजाधिराज कहा जाता था या महाराजाधिराज कहा गया है, ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि नहीं था? तो पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि नहीं था सोमदेव। ऑप्शन सी राइट आंसर है, सोमदेव। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत से संबंधित किताब मिताह उल फुतूह में किसके सैनिक अभियानों का वर्णन है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन तुगलक। जलालुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत से संबंधित किताब मिफ्ताह उल फुतूह में जलालुद्दीन तुगलक के सैनिक अभियानों का वर्णन है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने किस वर्ष रणथंभौर पर विजय हासिल की थी? तो इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में रणथंभौर पर विजय हासिल की थी और इल्तुतमिश का कार्यकाल रहा था 1210 से 1236 तक। राइट आंसर यहाँ पे बी है, 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर विजय हासिल की थी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य संगठन में तुमन का संबंध किससे था? तो अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य संगठन में तुमुन का संबंध था सैनिक इकाई से। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सैयद वंश के किस शासक ने जौनपुर से सरकी शासक इब्राहिम शाह को पराजित किया था? तो सैयद वंश के मुबारक शाह, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, मुबारक शाह शासक ने जौनपुर के शर्की शासक इब्राहिम शाह को पराजित किया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मुबारक शाह। अगला प्रश्न है, मुगल काल में प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है? तो राइट आंसर है केवल पहला कथन सही है, क्योंकि अकबर के काल में प्रांतीय प्रशासन में सूबे के अधिकारी को सिपह सलार कहा जाता था या सूबेदार कहा जाता था। तो राइट आंसर है ए, केवल पहला कथन सही है। और कथन दूसरा है, परगना के अंतर्गत कई गांव आते थे जिन्हें नगला नहीं कहा जाता था, इन्हें दीह या मावदा कहा जाता था। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया था? तो ये दलीप सिंह के शासनकाल में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया था और इनका शासनकाल 1845 से 1846, सॉरी इनका शासनकाल नहीं, ये युद्ध लड़ा गया था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ये 1845 से 1846 ईस्वी में। और दिलीप सिंह ये महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र थे। अगला प्रश्न है, बनारस की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। तो बनारस की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन है, यह संधि 1875 ईस्वी में हस्ताक्षरित हुई थी। तो ये कथन गलत है, क्योंकि यह संधि 1773 ईस्वी में हस्ताक्षरित हुई थी और इसके तहत इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्र नवाब को 50 लाख रुपए के बदले दिए गए थे। तो ये केवल दूसरा कथन सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा केवल दूसरा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में हुए चुनाव में स्वराज पार्टी को केंद्रीय विधान परिषद में कितनी सीट पर विजय प्राप्त हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 42। नवंबर 2023 में हुए चुनाव में स्वराज पार्टी को केंद्रीय विधान परिषद में 42 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। ऑप्शन डी राइट आंसर है, 42। अगला प्रश्न है, वर्ष 1915 में अफगानिस्तान में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? वर्ष 2015 में अफगानिस्तान में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में मोहम्मद आयूब, ऑप्शन डी राइट आंसर है, सम्मिलित नहीं थे।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अगस्त प्रस्ताव में शामिल नहीं था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिमों और हिंदुओं की संख्या बराबर रहेगी। ये प्रावधान शामिल नहीं था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने वर्ष 1947 ईस्वी में हुए शक्ति के स्थानांतरण को झूठे शक्ति स्थानांतरण की संज्ञा दी थी? तो ये थी फॉरवर्ड ब्लॉक के अंतर्गत। फॉरवर्ड ब्लॉक संगठन ने वर्ष 1947 ईस्वी में हुए शक्ति के स्थानांतरण को झूठी शक्ति स्थानांतरण की संज्ञा दी थी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय बोल्शेविक पार्टी, इसकी स्थापना 1939 में हुई थी। और फॉरवर्ड ब्लॉक, इसकी भी स्थापना 1939 में हुई थी। और बोल्शेविक लेनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना 1941 में हुई थी। और भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल, इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। राइट आंसर है यहाँ पे बी, फॉरवर्ड ब्लॉक। अब क्वेश्चन नंबर 106 से और 115 तक ये रीजनिंग के कुछ 116 तक ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 106 से और क्वेश्चन नंबर 21 तक ये सारे रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 20 तक रीजनिंग के क्वेश्चन है और इसके बाद में फिर ये सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग देखते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 21 से, अक्टूबर 2023 में भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो अक्टूबर 2023 में भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन ये हैदराबाद में किया गया है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर घर सोलर अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनिए। तो हर घर सोलर अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन है, ये केवल दूसरा कथन असत्य है। यह अभियान गाजियाबाद और गोरखपुर से शुरू किया गया था। तो ये अभियान गाजियाबाद और गोरखपुर से नहीं, लखनऊ और वाराणसी से शुरू किया गया था। और पहला कथन सही है, इस अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई, ये कथन सही है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में संप्रीति संयुक्त सैन्य अभ्यास की किस संस्करण का आयोजन किया गया है? तो अक्टूबर 2023 में संप्रीति संयुक्त सैन्य अभ्यास की, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 11वां। ये ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 11वें। अक्टूबर 2023 में संप्रीति संयुक्त सैन्य अभ्यास की 11वें संस्करण का आयोजन किया गया है, राइट आंसर है सी 11वां। और संप्रीति संयुक्त सैन्य अभ्यास ये बांग्लादेश के साथ होता है, भारत का। अगला प्रश्न है, ग्लोबल मोबाइल स्पीड इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो ग्लोबल मोबाइल स्पीड इंडेक्स के संदर्भ में दोनों कथन सत्य हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इस इंडेक्स में भारत, जापान और ब्रिटेन जैसे देशों से आगे है और संयुक्त अरब अमीरात इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में भारत के बाहर अनावरण की गई BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची मूर्ति को क्या नाम दिया गया है? तो अक्टूबर 2023 में भारत के बाहर अनावरण की गई भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को स्टैचू ऑफ इक्विलिटी नाम दिया गया है, ऑप्शन डी राइट आंसर है, स्टैचू ऑफ इक्विलिटी। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में घोषित रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान नहीं किया गया है? तो ये प्रदान नहीं किया गया है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, यानी कि इन्हें प्रदान नहीं किया गया है। केनार्ड जोसेफ डाउन, इनको प्रदान नहीं किया गया है। बाकी मोंगी जी बावेंडी और लुइस इब्रूस और एलेक्सी आई इके मोव को प्रदान किया गया है। इस वजह से
रासायनिक विज्ञान यानी कि रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 की किस दिवस की थीम टुगेदर स्ट्रॉन्ग रखी गई है? तो वर्ष 2023 की ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस की थीम ये रखी गई है, टुगेदर स्ट्रॉन्गर रखी गई है। और विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस ये 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व पोलियो दिवस ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। और विश्व डिसलेक्सिया दिवस ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। तो राइट आंसर है यहाँ पे विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस, इसकी थीम रखी गई है 2023 की थीम रखी गई है टुगेदर स्ट्रॉन्गर। अगला प्रश्न है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। तो एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन है, ऑप्शन डी राइट आंसर है, ना तो पहला और ना ही दूसरा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ना तो पहला और ना ही दूसरा कथन सही है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अक्टूबर 2023 में भारत को यह पहली बार नहीं तीसरी बार इस संगठन का आयोजक चुना गया है, यानी कि यहाँ पे पहली बार नहीं तीसरी बार हो जाएगा। और इस संगठन की स्थापना वर्ष 1988 में ना होकर के 1977 में हुई थी। तो दोनों कथन गलत हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेल में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जापान। तो अक्टूबर 2023 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में जापान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो अक्टूबर 2023 में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है, ये ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, नीदरलैंड। अगला प्रश्न है, एडेल गिव हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो एडेल गिव हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन है, ऑप्शन ए केवल पहला कथन सही है। इस सूची में शिवनादर भारत के सबसे बड़े दानदाता बन गए हैं और सबसे दानवीर महिला बनी है नीता अंबानी, ये कथन गलत है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में निर्देशित मिसाइल विध्वंसक सूरत का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो नवंबर 2023 में निर्देशित मिसाइल विध्वंसक सूरत का अनावरण गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में चिली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के किस क्रम का सदस्य बन गया है? तो ये 95वें क्रम का यानी कि 95वां सदस्य बन गया है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किसे देश का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो नवंबर 2023 में हीरालाल सामरिया को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, हीरालाल सामरिया। अगला प्रश्न है, 27वें राष्ट्रीय खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत नहीं है? या हम कहें 37वें राष्ट्रीय खेल के संदर्भ में कौन सा युग्म संगत नहीं है? तो एक तरफ राज्य बोर्ड दिए हुए हैं और दूसरी तरफ कुल पदक दिए हुए हैं। तो यहाँ पे महाराष्ट्र ने 128 पदक जीते, यानी कि 228 पदक जीते हैं, ये सही है। और सर्विसेज ने 158 नहीं 126 पदक जीते हैं, तो ये संगत नहीं है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और हरियाणा ने 192 कुल पदक जीते हैं और मध्य प्रदेश ने 112 पदक जीते हैं 37वें राष्ट्रीय खेलों में। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है?
तो ये इनका कारण रहा था भ्रष्टाचार। हाल ही में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने भ्रष्टाचार के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनिए। तो असत्य कथन केवल दूसरा कथन असत्य है। भारत का शीर्ष शैक्षणिक संस्थान IIT मद्रास है, यह कथन असत्य है। और इसका सत्य कथन है, इसमें चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर रही है, यह कथन सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल बी, यानी कि केवल दूसरा कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है। तो नवंबर 2023 में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये कोपेनहेगन में आयोजित किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, कोपेनहेगन। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है। तो नवंबर 2023 में ये शॉन पॉल को हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है, बाकी शामिल किया गया है वीरेंद्र सहवाग को और डायना एडुल्जी को और अरविंदा डी सिल्वा को। तो यहाँ पे राइट आंसर है, शॉन पॉल इनको शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत किस स्थान पर रहा है। तो दिसंबर 2023 में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत का 12वां स्थान रहा है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, 12वां। तो वीडियो अगर आप लोगों को यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।